हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी साथी। सो रिसेंटली नारायण मूर्ति साहब ने बोला था कि इंडिया का जो वर्क कल्चर है इट मस्ट चेंज एंड यंगस्टर शुड वर्क 70 आवर्स अ वीक। 70 आवर्स अ वीक यंगस्टर शुड वर्क। सो इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ लॉन्ग वर्किंग वीक, ये सब आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। सो इसमें व्हाट इज़ माई मेन पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो कि आपके पास जीएस से रिलेटेड कुछ कंटेंट हो एंड देन सोशो से रिलेटेड कुछ कंटेंट हो फॉर दिस 70 आवर्स वर्क वीक। तो सोशोलॉजी ऑफ लॉन्ग वर्किंग आवर्स। सो दिस वीडियो विल बी intense. So let us start. What are the arguments in favor of long working hours? So we will be able to leverage the demographic dividend. So our this working age population will be 69% by 2030. So with a relatively young population we will be having a competitive advantage in terms of workforce. And is अगर ये workforce skilled है तो we can also send them to different countries like जो aging countries हैं जापान वगैरह, right? So disciplined work culture, we will be having a determined, exceptionally disciplined and diligent work culture and workforce. We can learn lesson from Germany and Japan. They used to work around 2200s to 2400s a year, around 9 hours a day during a 5-day work week without holidays. So इस ये लॉन्ग वर्किंग वीक से, ये लॉन्ग वर्किंग आवर्स से दे बिकम अ डेवलप कंट्रीज. इट विल हेल्प इंप्रूव लेबर प्रोडक्टिविटी. सो इंडिया की जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो रिलेटिवली बहुत कम है कंपेयर टू कंट्रीज लाइक जर्मनी, जापान. सो इट विल दिस वर्किंग आवर अगर इंक्रीज हो जाते हैं तो हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होगी. एंड व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द लॉन्ग वर्किंग आवर्स? तो अगर आप 50 घंटे से ज़्यादा हर हफ्ते में काम करते हो तो जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्लाइन होने लग जाती है, ऐसा डिफरेंट रिसर्च के अकॉर्डिंग है. और 55 आवर्स से ज़्यादा करोगे तो इट विल फर्दर decline. And there will be imbalance in work life equilibrium. There will be burnout effect, reduced job satisfaction and imbalance in work life equilibrium. Okay, ठीक है. तो जितना ज़्यादा वर्क करोगे तो घर के लिए टाइम नहीं दे पाओगे ना, फैमिली के लिए टाइम नहीं दे पाओगे, राइट? इट विल हैव हेल्थ इंप्लीकेशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ओबेसिटी, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, स्ट्रेस लेवल हो सकता है, एंजाइटी, डिप्रेशन. सो ये हेल्थ इंप्लीकेशन हो सकते हैं. एक्स्ट्रा बर्डन और वर्किंग वुमेन कैसे? क्योंकि उनको चाइल्ड केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी परफॉर्म करनी पड़ती है. ड्यूअल बर्डन होता है, ड्यूअल बर्डन वुमेन में. नाउ दिस मच कंटेंट इज इनफ फॉर योर जीएस. नाउ दिस article is written by, this content is written by Abhijit Pathak sir. So he is saying that instrumental logic of neoliberal productivity and economic prosperity. सो वो बोल रहे हैं जो नारायण मूर्ति साहब है कि उनको लगता है कि लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास कुछ टेक्नो मैनेजरियल स्किल्स हैं जिससे हम डे नाइट वर्क कर सकें और अपना कैरियर ग्राफ इंप्रूव कर सकें और कंपनी का जो प्रॉफिट रेट है, प्रॉफिट रेट ऑफ न्यू लिबरल टेक्नो एम्पायर, वो बढ़ा सकें और जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है उसको प्राउड फील करा सकें बिकॉज ऑफ इंडियाज ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर. इंस्ट्रूमेंटल लॉजिक ऑफ न्यू लिबरल प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी क्या है ये? But it is wrong to keep worshipping the fetish of economic prosperity and productivity. We should also look about distributive justice or the spirit of non-possessiveness and egalitarian ethos of sharing. तो बोलते हैं कि हमको ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को फैटिस नहीं बनाना है, किसी के बारे में सोचते रहें, किसी को वेनिरेट करते रहें हमेशा. हमको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पे भी ध्यान देना चाहिए. हमको इथोस ऑफ शेयरिंग के बारे में भी सोचना चाहिए कि जो अगर इनकम बढ़ रही है, ठीक है, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो. ऐसे नहीं कि कुछ लोग कॉर्नर कर लें उसको, ठीक है. द रीजन बिहाइंड द साइकिल ऑफ पॉवर्टी इज द वेरी रैशनल ऑफ प्रोडक्टिविटी विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. सो ये पॉवर्टी की साइकिल क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? कि फादर गरीब थे फिर बच्चा गरीब हुआ, ऐसे मतलब ये पूरी फैमिली ही वो पॉवर्टी की साइकिल से निकल नहीं पा रही है क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तो आ रही है बट वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है. सो देर इज ग्रोथ विदाउट इक्विटी. अभी जो एक रिपोर्ट है 2023 की रिपोर्ट, तो जो फ्रेशर्स हैं उनको 3.72 लाख पर एनम मिलता है, ठीक है, और सीईओ की पे कितनी है? ऑलमोस्ट 2200 टाइम्स जो जितना फ्रेशर को मिलता है. देख रहे हो आप
इतना ज्यादा डिफरेंस है। और इट विल ऑल्सो लीड टू एलियनेशन इन द वर्क स्पेस। तो ये एलियनेशन का कंसेप्ट कार्ल मार्क्स ने दिया था। एलियनेशन इट लिटरली मीन्स सेपरेशन फ्रॉम प्रोसेस थिंग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड एस्ट्रेंजमेंट। सो वर्कर ना कनेक्ट फील नहीं करता है, लेबर कनेक्ट फील नहीं करेगा, वो अपनी क्रिएटिव पोटेंशियल नहीं शो कर पाएगा। एंड देयर विल बी सेंस ऑफ फटिंग एंड मीनिंगलेसनेस, जो उसको कोई मीनिंग नहीं आएगी वर्क कर रहा है, ही विल नॉट फाइंड एनी मीनिंग इन द वर्क ही इज परफॉर्मिंग। एंड प्रोडक्टिविटी को वर्किंग आवर्स से इक्वेट करना प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। एक्स्ट्रा आवर्स ओनली एक्ट एज अ डिफरेंशिएटर इन द वर्क प्लेस एंड वुड लीव नो टाइम फॉर पर्सनल एंड सोशल लाइफ। सो आपकी कोई पर्सनल लाइफ है, सोशल लाइफ है, उसके लिए टाइम नहीं मिल पाएगा आपको, ठीक है। सो यू विल फील एलिनेटेड। आप किसी यंग कंप्यूटर इंजीनियर से बात करो, ऐसा अभिजीत पाठक सर बोल रहे हैं, जो कि 70 आवर्स वीक में काम करता है, 2 घंटा उसको आने जाने में लग रहा है ऑफिस, ठीक है, और वो एग्जॉस्टेड है, डेडलाइन उसको मीट करनी है, और उसको आप अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज दे दो। सो बट उसका जो नॉन यूटिलिटेरियन रियाम है, ये जो उसको वॉकिंग, सिंगिंग, प्लेइंग, वाचिंग ए चार्ली चैपलिन मूवी, ये जो भी उसको पसंद है वो चाहिए उसकी मेंटल हेल्थ और साइकिक वेलबींग से के लिए। इसकी अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज उसको ये मेंटल हेल्थ और साइकिक वेलबींग नहीं देगा, ठीक है। वो एक साउंड माइंड भी चाहिए होता है। तो इन लॉन्गर रन बर्नआउट इफेक्ट होगा, ठीक है, वो काम ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो क्या नारायण मूर्ति साहब वेल पेड और वेल क्लोथ, मतलब जिनकी सैलरी अच्छी हो और बढ़िया सूट बूट लगा के चलते हो, और बट वो स्पिरिचुअली एम्पावरिस्ड हो, साइकोलॉजिकली वुंडेड हो, ओवर स्ट्रेस्ड हो, ऐसी यंग वर्कफोर्स चाहते हैं क्या नारायण मूर्ति साहब? क्या वो कंप्लीटली अनअवेयर हैं एग्जिस्टेंशियल पेन एंड अदर हेल्थ इश्यूज, जो कि इतने लंबे वर्किंग आवर्स से हो सकते हैं? बर्नआउट इफेक्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और फिर नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में था, तो इस अकॉर्डिंग टू दिस ओवर 40% ऑफ ग्रेजुएट्स अंडर 25 ईयर्स ओल्ड आर अनएम्प्लॉयड while incomes of among the salaried have remained stagnant. So 40% जो 25 साल से ज्यादा हैं जिनकी उम्र, ग्रेजुएट्स, वो अनएम्प्लॉयड है, उनके पास कोई जॉब ही नहीं है स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और बाकी जो लोग हैं जो वर्क कर रहे हैं उनकी सैलरी स्टैग्नेंट है, वो बढ़ी नहीं रही है। सो ये इनेबिलिटी क्या है? टू एम्प्लॉय एजुकेटेड यूथ इज अ टॉप डाउन फेलियर, ऐसा ऑथर बोल रहे हैं। बिकॉज मास एजुकेशन क्या है, वो सब पा रहे, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, और देर आर नॉट इनफ जॉब्स भी नहीं है इतनी। सो अब इसकी जगह हमें क्या करना चाहिए कि वी शुड ट्राई टू एब्जॉर्ब मोर पीपल इन एम्प्लॉयमेंट टू गिव देम अ फुट होल्ड इन फॉर्मल इकोनॉमी एंड अपॉर्चुनिटी टू लर्न इंस्टेड ऑफ आर्टिफिशियली रिड्यूसिंग ओपन पोजीशन बाय एक्सट्रैक्टिंग ओवर टाइम फ्रॉम दोज हु आर एम्प्लॉयड। तो आप चाहते हो कि ये ओवर टाइम करे, 70 घंटे वर्क करे, तो भाई इसकी जगह वो उनको 35 घंटे काम कराओ, और जो रिमेनिंग 35 घंटा आप करवा जाते हो, उस एक वर्कर 35 घंटा, दूसरा वर्कर 35 घंटा, तो आपके पास 2 वर्कर होंगे, तो यू एम्प्लॉय मोर पीपल, उनकी सैलरी चाहे रिलेटिवली कम हो सकती है, ठीक है। एक ही बंदे से 70 घंटा काम करवाओगे, ठीक है, तो ये ओवर बर्डन है। लेकिन और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है, तो इनको जॉब मिल जाएगी और इनका जो बर्डन है वो कम हो जाएगा, राइट। और किस तरीके का हम वर्क क्रिएट कर रहे हैं अपनी जो यंग पीपल है उनके लिए, हम ऐसा वर्क क्रिएट कर रहे हैं, गिग वर्क क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि टैक्सी ड्राइविंग, डिलीवरी पैकेज, अमेजन, ओला, ये सब, ठीक है। अब इसमें ना फेयर कंपनसेशन तो मिलता नहीं है, वो बोल रहे हैं इस फेयर कंपनसेशन की बात हम कर ही नहीं रहे हैं, एक मिनट के लिए उसको साइड रख दो, बट इसमें कोई लर्निंग पोटेंशियल है क्या? क्या कुछ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है इस तरीके की जॉब में? बोलता नहीं है, देर इज नन। ऑथर बोल रहा है कि आप अपना कैरियर ग्राफ इंप्रूव करना चाहते हो, इसमें नहीं है चांस, ठीक है। आप अपनी एबिलिटी और आपको कोई और एबिलिटी इंप्रूव नहीं कर सकते, आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है आगे बढ़ने की इस तरीके की जॉब्स में, इस तरह गिग वर्क में। तो किस गिग इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फंजिबिलिटी, रिपीटेबिलिटी एंड एटमाइजेशन। फंजिबिलिटी मतलब जो वर्कर है वो रिप्लेसेबल है, ठीक है, और रिपीटेबिलिटी मतलब आपको सेम काम और मोनोटोनस हो जाता है, उसको रिपीट करते जा रहे हो। एटमाइजेशन मतलब जो वर्क है उसको आपने डिवाइड कर दिया कि भाई ये वाला काम ए वर्कर करेगा, ये दूसरा वर्कर करेगा, तीसरा वर्कर करेगा, ये चौथा, ये पांचवा, इस तरीके से, ठीक है। तो उसको पूरा प्रोसेस ही नहीं पता है, सो यू हैव डन द एटोमाइजेशन ऑफ वर्क। सो इस तरीके के वर्ड आप गिग इकोनॉमी वाला क्वेश्चन है वहां पे भी यूज कर सकते हो, फंजिबिलिटी, रिपीटेबिलिटी, एटोमाइजेशन, which makes it impossible for anyone performing these roles to gain larger responsibility, right? तो वो
उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मिल नहीं पाएगी। ये आपका गिग इकोनॉमी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर सोशियोलॉजी में आता है तो यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड। और एक और चीज आप यूज कर सकते हो कि गाय स्टैंडिंग है, वो गाय स्टैंडिंग सोशियोलॉजिस्ट है, वो गिग वर्कर्स को बोलता है प्रीकेरिएट्स। ठीक है, अब ऑथर आगे बोलते हैं कि के शेप ग्रोथ देखी हमने रिसेंट टाइम में। ठीक है, और क्या है कि 10 ऑक्सफर्म की रिपोर्ट आती है, उसको आप कई बार वो आती है रहती है न्यूज़पेपर में। सो 10% पीपल दे आर गेटिंग रिचर एंड जो पुअर है दे आर गेटिंग मोर पुअर। सो इकोनॉमी क्या सिर्फ इनके लिए है? सो जो ऑर्डिनरी यंग पर्सन है उसको क्या फील होगा दैट ही इज नॉट इक्वल पार्टिसिपेंट एंड स्टेक होल्डर इन नेशनल प्रोग्रेस। तो ओनस किस पे है? ऑथर बोलते हैं ओनस इज ऑन दोज विद पावर एंड प्लेटफॉर्म टू फर्स्ट मेक अ टेंजिबल एफर्ट टू क्रिएट दैट सेंस ऑफ शेयर्ड बिलोंगिंग। तो इस तरीके का एटमोस्फेयर क्रिएट करें, इस तरीके वो टेंजिबल एफर्ट लें जिससे जो वर्क फोर्स है, जो यंग लोग हैं, जो यूथ है, उनको लगे कि दे बिलोंग टू दिस कंट्री, दे आर इक्वल पार्टिसिपेंट इन ग्रोथ एंड दे शुड इंश्योर इक्विटेबल ग्रोथ। इससे पहले कि हम अपनी यंग लोगों को बोले कि वो नेशन बिल्डिंग में ज्यादा हेल्प करें, नेशन बिल्डिंग के लिए ज्यादा काम करें, तो फर्स्ट ओनस इज ऑन those who are having power and those who are having platform. They should do the tangible effort to create the sense of shared belonging and they try to ensure equitable growth. Nation building is an act of citizenship and productivity measured narrowly in economic terms cannot be constitutive element of citizenship. So we should encourage and facilitate our youth to learn about their own country, develop empathy and build the skills required to navigate the diversity and complexity of our country and engage in their community. These are the real acts of citizenship and nation building. तो citizenship और nation building के जो रियल एक्ट क्या है, जो रियल एक्शंस क्या हैं, वो ये है कि वो जो यूथ है उसको अपनी कंट्री की डाइवर्सिटी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पता हो। ठीक है, उसमें उसके अंदर एम्पैथी हो, उसके पास अपॉर्चुनिटी हो कि वो कोई नई स्किल्स एक्वायर कर सके। सिर्फ ये प्रोडक्टिविटी के नाम पे नैरो इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करना ही सिर्फ सिटीजनशिप का काम नहीं है, सिटीजन्स का काम नहीं है। दिस इज नॉट कॉल्ड नेशन बिल्डिंग, ये भी इंक्लूडेड है नेशन बिल्डिंग में। नाउ दिस इज गोइंग टू अनदर लेवल नाउ। अब जो नोरा रोजेनडल है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, एक कोचिंग फर्म है हिंसा, उन्होंने बोला कि बिजी को इक्वेट किया जाता है गुड से। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था तो हाउ आर यू उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा। सो बहुत सारे लोगों ने 8 आउट ऑफ 10 पीपल यानी बहुत सारे लोगों ने ऑलमोस्ट बोला कि हम बिजी हैं। तो बिजी का मतलब हो गया, अगर कोई बोलता है मैं बिजी हूं तो मतलब गुड। सो बिजी वाज इक्वेटेड विद गुड। गैलप का एक डाटा है, उसके अकॉर्डिंग अमेरिकन जिनके पास इनफ टाइम नहीं है, दे नेवर हैड इनफ टाइम, वो 70% था 2011 में, वो इंक्रीज होकर 80% हो गया 2018 में। सो बिजी का मतलब गुड, मतलब बिजी है मतलब अच्छा है, अच्छा चल रहा है सब कुछ, हम बिजी हैं। अब ये टाइम पॉवर्टी इंक्रीज हो गया, टाइम पॉवर्टी मतलब टाइम ही नहीं है लोगों को, बिजी हैं इतने, इसको सोशल साइंटिस्ट ने टाइम पॉवर्टी बोल दिया। तो ये टाइम पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है, क्यों? कॉर्पोरेट कल्चर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन। वाई? क्योंकि बिकॉज बिजीनेस हैज बिकम अ स्टेटस सिंबल। अगर कोई बोलता है मैं बिजी हूं तो मतलब ये वो अपना स्टेटस शो करने की कोशिश कर रहा है। सो एक साइकोलॉजिस्ट है जेरेड सेलनिका, उन्होंने एक स्टडी की, उन्होंने बताया कि यूएस, फ्रांस, साउथ कोरिया में पीपल कंसिडर दोज हु एक्सर्ट हाई एफर्ट टू बी मॉरली एडमायरेबल। तो जो ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं उनको मॉरली एडमायरेबल कंसिडर किया जाता है, मतलब जो ज़्यादा बिजी हैं उनको मॉरली एडमायरेबल कंसिडर किया जाता है, चाहे आउटपुट कुछ भी हो, चाहे आउटपुट कुछ भी हो। सोशियोलॉजिस्ट जोनाथन जेरशनी वो उन्होंने क्या बोला, वर्क नॉट लेजर इज नाउ द सिग्निफायर ऑफ डोमिनेंट सोशल स्टेटस। तो वर्क डिटरमाइन करता है आपका सोशल स्टेटस, ना कि लेजर, ना कि लेजर नहीं डिटरमाइन करता है। तो जो ज़्यादा काम करता है, जो ज़्यादा घंटे काम करता है, तो उसका सोशल स्टेटस ज़्यादा है, ऐसा सोशियोलॉजिस्ट जोनाथन जेरशनी बोल रहे हैं। गॉर्डन जैको के अकॉर्डिंग लंच इज़ फॉर विम्स, कि मूवी वॉल स्ट्रीट में था, वो बोलता है लंच इज़ फॉर विम्स, तो हम तो काम करेंगे, लंच तो विम्स करते हैं।
राइट। और ये भी एक साइकोलॉजिकल स्टडी है दैट हार्डर पीपल वर्क टू अचीव समथिंग द मोर दे वैल्यू इट, दिस इज नोन एज एफर्ट जस्टिफिकेशन। वो बता रहे हैं कि हम जितना ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं उतना ज़्यादा वो उसको वैल्यू देते हैं। सो दिस टेंडेंसी अराइजेज इवन व्हेन अ टास्क इज मीनिंगलेस। आप मीनिंगलेस टास्क में भी अपना एफर्ट लगा रहे हो, ठीक है, और उसको जस्टिफाई कर रहे हो। एंड द मोर डिमांडिंग द एफर्ट इज द मोर कमिटमेंट पीपल फील, ठीक है। अभी ये जो बिजीनेस का जो कल्चर एस्टैब्लिश हो गया है वो उसको कोई चैलेंज ही नहीं कर रहा है, ठीक है। स्कॉलर है, मैनेजमेंट स्कॉलर है ब्लेक एंड इट्जैक फ्राइड, उन्होंने बोला कि बहुत सारा जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है वो माइंडलेस है, किसी मतलब का नहीं है। प्रोडक्शन वर्कर्स गो ऑन ऑटोमेटिक, एम्प्लॉयज फॉलो एस्टैब्लिश टूल्स एंड प्रोसीजर विदाउट क्वेश्चनिंग देयर इफेक्टिवनेस, एंड मैनेजर्स हायर एंड प्रमोशन कैसे कर रहे हैं, हायरिंग प्रमोशन कैसे कर रहे हैं, बेस्ड ऑन सुपरफिशियल क्लूज एंड फर्स्ट इंप्रेशन। सो जिस मैनेजर्स को लगता है कि जो लगता है कि ये इंस्टीट्यूशनल नॉलेज है और कल्चर है, इट इज एक्चुअली जस्ट बैड हैबिट्स, कुछ और नहीं है ये, ठीक है। आपने बहुत सारे बैड हैबिट्स को डेवलप करवा दिया है इंस्टीट्यूशन में। टिमोथी विल्सन के अकॉर्डिंग 67% of men and 25% of women choose to press a button to electrically shock themselves rather than sit still with their own thoughts in a lab room, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि उनको आइडल नहीं बैठना था, खाली नहीं बैठना था, उन्होंने पहले क्या बोला था कि रूम में एंटर करने से पहले उन्होंने बोला था कि हम पैसे दे देंगे, पैसे भी देंगे, हमको इलेक्ट्रिक शॉक मत देना। लेकिन अब उनको एक बार जब रूम में अकेला छोड़ दिया, सो इतने ज्यादा इनएक्टिविटी बिकम्स टू मच टू बियर, तो वो इतने ज्यादा कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ नहीं करने जब कर रहे तो आप परेशान होने लगे, परेशान होने, तो उन्होंने खुद ये जो वॉइड क्रिएट हो गया था उस वॉइड क्रिएट करने के लिए बटन दबाया और खुद को शॉक दिया। सो दे इलेक्ट्रिकली शॉक देमसेल्फ। When organization encourages busyness, employees rarely resist. That is because even if they recognize the downside of unproductive efforts over the long term, in the moment they deplore idleness. तो idleness पसंद नहीं है उनको, even employees को। This is idleness aversion, led by the behavioral science professor Christopher Shih, shows that people will choose to do something that keeps them busy rather than wait idly for 15 minutes, as long as they can generate even the most vaguely justifiable reason। तो कुछ भी करते रहेंगे, बेकार का काम करते रहेंगे, खाली नहीं बैठेंगे और उस बेकार के काम को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो इस आइडलनेस अवर्जन, ये उसको आइडलनेस अवर्जन बोलते हैं वो। और एक फाइनल रीजन क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन बिजीनेस को वैल्यू करता है क्योंकि उनके कस्टमर्स वैल्यू करते हैं, ठीक है। In one simple demonstration of this phenomena, experimenters showed that participants liked various items more and rated them higher in quality and value when they thought more effort had gone in producing them। अगर कोई समोसा बन रहा है और उसमें जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, वो देख रहा है कि बहुत अच्छे से बन रहा है, उसके सामने बन रहा है, टाइम लगा के बन रहा है, एफर्ट लग रहे हैं, तो उसको ना ज़्यादा वैल्यू देगा, जो कस्टमर है उसको ज़्यादा वैल्यू देगा कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट बन रहा है और उसको अप्रिशिएट करेगा। सो रियान ब्यूएल, उन्होंने फाउंड किया कि दैट कैफेटेरिया कस्टमर्स रिपोर्टेड ग्रेटर सेटिस्फेक्शन विद देयर सर्विस व्हेन अ सैंडविच वाज मेड इन फ्रंट ऑफ देम। वो ये समोसा और सैंडविच, ठीक है, व्हेन दे कुड ऑब्जर्व द वर्क दैट वेंट इनटू इट एंड देन व्हेन आइडेंटिकल सैंडविच वाज डिलीवर्ड टू देम। तो जो चीज़ उनके सामने हो रही थी उन्होंने देखा कि इसमें ज़्यादा एफर्ट लग रहा है तो उसको ज़्यादा वैल्यू किया, हालांकि ये सैंडविच और ये सैंडविच की क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं होगा, जो कि उनको सीधी डिलीवर कर दिया। Evaluating employees on how busy they are is a terrible way to identify the most creative and productive talent। कितने बिजी हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं, उससे आप ये इक्वेट मत करो कि वो कितने क्रिएटिव और प्रोडक्टिव है। उनकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिव टैलेंट को आप कितना टाइम वो दे रहे हैं वर्क पे, उससे इक्वेट करने एक बेकार आइडिया है। लेकिन बहुत सारी फर्म्स हैं वो रिवॉर्ड करती हैं और प्रमोट करती हैं उन्हीं लोगों को जो दिखाते हैं कि वो बहुत हार्ड वर्किंग है, ठीक है। Research indicates that when organization overload employees, base their incentives primarily on amount of time they work and excessively monitor their activities, productivity and efficiency actually drop। तो जितना ज़्यादा काम करोगे, आप दिखाओगे कि हार्ड वर्क कर रहे हो, ठीक है, टाइम के बेसिस पे इंसेंटिव्स दोगे, ठीक है, एक्सेस मॉनिटरिंग करोगे, तो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी क्या होती है, एक्चुअली ड्रॉप होती है इन द लॉन्गर रन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ओवरवर्क कैन लीड टू स्ट्रोक, हार्ट डिजीज, अल्टीमेटली डेथ।
रिड्यूसिंग वर्क आवर्स टू मैनेजेबल लेवल्स कैन एनहांस प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो रिसर्च क्या शो करती है, अगर आप वर्क आवर्स को रिड्यूस करोगे और मैनेजेबल लेवल तक लाओगे तो ये इससे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। ये नहीं कि आप 70 आवर्स और 80 आवर्स वर्क कर दो इन अ वीक, इससे प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होती है और ये सारे इम्पैक्ट होते हैं। अब इसको कोर्स करेक्शन कैसे करना है, हाउ टू रिवर्स द कोर्स, वी शुड रिवॉर्ड द आउटपुट नॉट जस्ट एक्टिविटी। तो एक कंपनी थी ऑटोमोबाइल ग्लास रिपेयर कंपनी, ठीक है, उसने क्या किया, हम आवरली पे के अकॉर्डिंग के अलावा आवरली पे के बजाय हम क्या करेंगे, अब जितना आप बनाओगे नंबर ऑफ विंडशील्ड इंस्टॉल करोगे उसके अकॉर्डिंग हम आपको पे करेंगे। तो जो प्रोडक्टिविटी थी ना वो 44% से इंक्रीज होगी। मतलब हर घंटे के हिसाब से पैसा नहीं देंगे, जितना आपका आउटपुट आएगा उसके हिसाब से देंगे। सो वी शुड रिवॉर्ड आउटपुट नॉट जस्ट एक्टिविटी, नहीं तो वो करता जाएगा, कितने घंटे घंटे करता जाएगा और एक ही उसने विंडशील्ड इंस्टॉल करी है, तो इसमें प्रोडक्टिविटी क्या है। लेकिन हाँ, उसको बोला कि आप कितनी जितनी विंडशील्ड प्रोड्यूस करोगे इंस्टॉल करोगे उसके अकॉर्डिंग पे करेंगे, तो दैट इज द प्रोडक्टिव वर्क। सो वी शुड इंसेंटिवाइज आउटपुट बट एट द सेम टाइम इनपुट ऑल्सो। तो इनपुट को भी इंसेंटिवाइज करना है, क्योंकि अगर इनपुट को इंसेंटिवाइज नहीं करेगा तो इससे इनोवेशन रुक जाती है। ठीक है, तो वी शुड एनकरेज रिस्क टेकिंग एंड इनोवेशन एंड ऑल्सो ट्राई टू मैक्सिमाइज ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। सो इनपुट और आउटपुट दोनों को रिवॉर्ड करना है, दोनों को इंसेंटिवाइज करना है। और ये असेस करना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज जनरेटिंग डीप वर्क और एलिमिनेटिंग लो वैल्यू वर्क। लो वैल्यू वर्क क्या है कि ये नॉन एसेंशियल मीटिंग्स, फाइलिंग एक्सपेंस रिपोर्ट, डाटा एंट्री, ये डाटा एंट्री वाला काम, क्लैरिकल वर्क, ये लो वैल्यू वर्क है, शैलो वर्क है। ठीक है, कार्ल न्यूपोर्ट इसको शैलो वर्क बोलते हैं। और डीप वर्क क्या है, डीप वर्क मतलब जिसमें सस्टेन अटेंशन रिक्वायर्ड है, विच इज कॉग्निटिवली डिमांडिंग, जिसमें आपका दिमाग लग रहा है, जिसमें यू हैव टू थिंक, यू हैव टू जनरेट आइडियाज। सो दिस इज द डीप वर्क। अब क्या कहते हैं, कंपनीज ये फालतू के कामों में लगा देती है कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। ठीक है, ये शैलो वर्क कर लो। तो इस मल्टीटास्किंग से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होती है, 40% से रिड्यूस होती है, ऐसा रिसर्च शो करते हैं। मल्टीटास्किंग ऐसा लगता है कि भाई ये बंदा ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, लगता तो बहुत फैंसी है, बट इसमें जो स्विचिंग कॉस्ट है, मतलब एक टास्क आप टास्क 1 कर रहे थे, आप टास्क 2 कर रहे हो, तो इस टास्क 1 से टास्क 2 पे आप जा रहे हो, फिर टास्क 3 पे जा रहे हो। ठीक है, इसको ओवरलुक करते हैं लोग, राइट, इसको ओवरलुक करते हैं। तो इस स्विचिंग कॉस्ट को ओवरलुक नहीं करना है। सो टू ट्रूली बिकम ओवरकम द बिजनेस एपिडेमिक, सो ये कितना अच्छा वर्ड है, बिजनेस एपिडेमिक। ऑर्गेनाइजेशन शुड परफॉर्म ऑडिट्स whether work does in fact engage employees rather than simply keep them on clock। यानी घंटे देख रहे हैं वो कि इतना घंटे करो, इंगेजमेंट कर रहे हैं वो क्या, ट्रू सेंस में, whether the worker is feeling that okay I am producing something great। ठीक है, तो डीप वर्क जनरेट करना है, लो वैल्यू वर्क एलिमिनेट करना है। फोर्स पीपल ऑफ द क्लॉक। ठीक है, आप वर्कर से बोलो कि भाई आपको वेकेशन पे जाना है तो जाओ, छुट्टी लेनी है तो लो। ठीक है, surveys repeatedly show that more than half of the American workers do not use all their paid vacation days and most work on vacation। so vacation पे भी बहुत सारे अमेरिकन काम करते हैं और सारी पेड वेकेशन वो यूज भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप उनको इस तरीके की लग्जरी दोगे तो उसको अब्यूज करेंगे हमेशा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा मैनेजर्स को लगता है कि दे एम्प्लॉइज वुड टेक एडवांटेज ऑफ रिमोट वर्किंग ड्यूरिंग द पैंडेमिक, राइट, एंड दे विल अब्यूज जेनरस लीव पॉलिसीज। ठीक है, some companies offer unlimited vacation days and one executive said that if his company did that people would take a holiday and never come back। but जो generous companies होती हैं know that employees who have unlimited vacation often end up taking less time off। so जो unlimited vacation देती हैं companies, तो वहाँ उनको पता है कि उनके employees उन वेकेशन को भी उतना पूरा यूज नहीं करेंगे और वापस आ जाएंगे, काम पे लग जाएंगे। मॉडल द राइट बिहेवियर। सो कंपनी शुड गिव दिस मैसेज दैट they value well-being of the worker rather than busyness। जब उनको कैसे, और ये कैसे, आपको एक एग्जांपल सेट करना पड़ेगा, जो बॉसेस हैं उनको भी अपना टाइम ऑफ लेना पड़ेगा। सो बोल्डेस्ट लीडर्स आर नॉट दोज हु बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब लगे रह रहे हैं, कोलू की बैल की तरह काम करे जा रहे हैं, बट द बोल्डेस्ट लीडर्स आर द इंडिविजुअल हु सेट द नॉर्म बाय टेकिंग अ पॉज। तो पॉज भी लेना है, पॉज लेना इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट।
सो सेट दी राइट बिहेवियर, मॉडल दी राइट बिहेवियर. मार्क जकरबर्ग ने अभी 2 months की पैटर्निटी लीव ली, राइट. सो दैट इज अ गुड एग्जाम्पल. वी नीड टू बिल्ड स्लैक इन टू द सिस्टम, राइट. जैसे कोविड के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी कि बजट नहीं था, मेडिकल स्टाफ की कमी हो गई थी, ठीक है, वेटिंग टाइम बढ़ गया था, ठीक है, बहुत सारे लोगों की डेथ होने लगी थी. सो जिन और बहुत सारी पेशेंट्स को अर्जेंट केयर की रिक्वायरमेंट थी. तो फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग वी नीड टू हैव स्लैक, राइट. वी नीड टू हैव अल्टरनेटिव्स. सो स्लैक्स कितने टाइप के हो सकते हैं? आप रिसोर्सेज एनहांस करो, मोर टाइम, मनी, स्पेस, पीपल एंड इक्विपमेंट. यू शुड हैव दिस लग्जरी टू रीएलोकेट एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज. जैसे कन्वेंशन सेंटर्स को आपने हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट कर दिया पेंडेमिक के टाइम पे. देयर शुड बी मार्जिन ऑफ मैन्यूवर, मतलब आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उससे डिविएट कर सको. ह्यूमन रिडंडेंसी होनी चाहिए, मतलब आपके पास जैसे सपोज ये वर्कर 1 है और ये वर्कर 2 है, तो वर्कर 1 लीव पे है, तो ये जो वर्कर 2 है ये सेम वर्क परफॉर्म कर सके. सो ह्यूमन रिडंडेंसी शुड बी देयर. यू शुड हैव दिस लग्जरी ऑल्सो. फेमस उकला बास्केटबॉल कोच जॉन वुडन ने बोला, नेवर मिस्टेक एक्टिविटी फॉर अचीवमेंट. तो एक्टिविटी इज नॉट इक्वल टू अचीवमेंट. ये हमको याद रखना है कि हम कितना घंटा दे रहे हैं, कितने ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं, वो अचीवमेंट नहीं है. बट कंपनीज इसी ट्रैप में बार बार गिरती रहती हैं, ठीक है, और इसलिए वो बोलती हैं कि वर्किंग आवर्स बढ़ाओ, 70 घंटे काम करो. सो बिजनेसेस एंड लीडर मस्ट स्टेप अप टू टेक अ स्टैंड अगेंस्ट द बिजनेस एपिडेमिक, so that we can begin to create not only more sustainable organization but also more sustainable jobs. आप खुद भी सोचो, अगर आप काम करना चाहोगे तो यार आप एक बैलेंस चाहोगे कि मैं इतने घंटे काम करूंगा, ठीक है, जिसमें मेरा माइंड भी स्टेबल रहे, मेरी सैलरी भी ठीक ठाक रहे, मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकूं, मैं वेकेशन पे भी जा सकूं, यार कहीं घूम सकूं कि ठीक है हिल्स में मुझे जाना है, मुझे फेस्टिवल्स अटेंड करने हैं, मैरिजेज हो रही हैं फैमिली में या रिलेटिव्स की, ठीक है, फ्रेंड्स की मैरिज. सो ये सब के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए. अगर जब इस तरीके की आप फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करते हो वर्कर को अपने, तो इट इज गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. वो जो वर्कर होगा ना वो खुशी खुशी और अच्छा काम करेगा आपकी कंपनी के लिए, वो इंसेंटिवाइज फील करेगा, ठीक है, कि यार मेरे को इतने सारे ये जो प्रिविलेजेस मिल जाते हैं कि मैंने छुट्टी मांगी मिल गई, मुझे हेल्थ इमरजेंसी है छुट्टी मांगी मिल गई, ठीक है, फैमिली में बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. तो अगर आप उस वर्कर को खुश रखोगे तो वो वर्कर ना और ज्यादा एफर्ट लगाएगा, वो कम टाइम में उतना ज्यादा आपको प्रोडक्टिविटी दे देगा जितना आप उसको अननेसेसरली ऑफिस में बिठा रहे हो कि कुछ काम भी नहीं करना बट बैठे रहो, 6 बजे से पहले जाना मत. सो दिस वो ये वर्किंग आवर्स डजंट मेक सेंस टू मी. पर्सनल लेवल पे भी मैं बता रहा हूं कि आप उसको बोलो कि भाई तेरा ये काम है, आप करो इसको, ठीक है, और वो करके दे देगा. अब उसने जल्दी कर लिया इसका मतलब ये नहीं कि उसको अननेसेसरली आप परेशान करो, राइट. सो नेवर मिस्टेक एक्टिविटी फॉर अचीवमेंट, दिस इज द इंपॉर्टेंट लेसन. और बिजीनेस का मतलब ये नहीं कि बिजी है तो मतलब आप सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऐसा नहीं है. सो ये जो बिजीनेस पेंडेमिक है उससे हमको ओवरकम करना है. सो प्लीज यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड्स इन योर सोशियोलॉजी आंसर्स, ठीक है, जो अभिजीत पाठक सर का था, और ये सोशियोलॉजिस्ट जोनाथन जेरशनी. वर्क नॉट लेजर इज नॉट द सिग्निफायर ऑफ डोमिनेंट सोशल स्टेटस. लंच इज फॉर विम्स. तो ये बिजनेस हैज बिकम अ स्टेटस सिंबल. क्यों ये 70 आवर्स वर्क की बात हो रही है? तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ये साउथ कोरिया में जो ज्यादा एफर्ट लगाते हैं, जो ज्यादा टाइम देते हैं, उनको मॉरली एडमायरेबल समझा जाता है.